लाइन इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको पूरा करना। बच्चों को गाइडेंस की कमी है। हम बच्चों से बात करते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ तो कि ये आप ये कोट छोड़ दो कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हेलो एवरीवन, क्या आपका बच्चा भी 8वीं 9वीं या 10वीं में हो चुका है? एज ए पेरेंट क्या आपको भी चिंता रहती है अपने बच्चे के लिए कि उसको कौन सा करियर उसका सिलेक्ट करवाएं, उसको डॉक्टर लाइन में भेजें, इंजीनियरिंग में भेजें या लॉ करवाएं या सीए करवाएं? तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारे बीच मौजूद हैं इसी मुद्दे को लेकर गौरव जुनेजा जी। 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इसी मुद्दे को लेकर मैं बात करूंगा उनसे। आपकी कुछ ना कुछ मैं मदद कर पाऊंगा इसी में, तो आइए मिलते हैं इनसे। हाँ जी गौरव जुनेजा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप इस कैसे आप इसको मिशन लिया है आपने कि बच्चों के करियर को डायरेक्शन देने का, थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर ऐसा है, इस लाइन में आने से पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए टीचर एज ए लेक्चरर जॉब करता था। तो एक चीज़ जो मैंने नोट करी कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, हर नई चीज़ ट्राई करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उसको एनालिसिस करते करते हमने यही मतलब कंक्लूजन निकाला कि बच्चों को गाइडेंस की कमी है। बिल्कुल। गाइडेंस, अगर बच्चे को किसी को रास्ता दिखाया जाए तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि रास्ता दिखाने वाला नहीं। तो वहाँ से हमने मतलब इस गाइडेंस प्रोग्राम का शुरुआत करी। हमारे पास 3-4 प्रोग्राम्स हैं। एक तो है एडमिशन काउंसलिंग, जिसमें एक अच्छे कॉलेज को कैसे चूज करें। ज़्यादातर बच्चे पेड चाल में को यूज करते हुए आपने किस कॉलेज में एडमिशन ली, आपने किस कॉलेज में एडमिशन ली, इन सब पैरामीटर के बेसिस पर बच्चे किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो तो उसमें तो जो जिसकी ऐड ज्यादा चलेगी वो वही जो दिखता है वही दिखता है, वो दिखाने वाले दिखा देते हैं। हाँ, वही उसी चीज में आकर बच्चे ट्रैप में पकड़े जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अब प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जिसमें इंजीनियरिंग आ जाती है, लॉ आ जाती है, होटल मैनेजमेंट आ जाती है। जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो करिकुलम सिलेबस जो पढ़ाया जाता है वो बड़ा बेसिक सा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं, और उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं वो भी उसी बेसिक के लेवल के ही होते हैं। जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हर चीज़ में हम आगे बढ़ चुके हैं। पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से जो नई नई इन्वेशन है वो बड़ी जल्दी ऑब्सोल्यूट हो रही है। तो उन चीज़ों को के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता। तो प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को बेसिक से ऊपर उठकर एडवांस लेवल तक की स्टडी कैसे करवाई जाए। ये हमारा कॉलेज के बाद दूसरा स्टेप यही आ जाता है। देखो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने उनकी वो बच्चों को बताते हैं, मैं ये नहीं कहता बताते नहीं, लेकिन बच्चे उनकी बात को पूरा सुनते नहीं। वो अपने उनका बच्चों का माइंडसेट है कि टीचर की बात माननी नहीं है, टीचर को की बात को इग्नोर करना। बिल्कुल। उसकी वजह से बच्चे प्रोफेशनली नहीं ग्रो कर पाते। सेकंड है कि टीचर्स के साथ भी इतना टाइम नहीं होता है, वो भी अपने रूटीन वाले जो काम होते हैं काम, वहाँ से फ्री होंगे तो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा गाइड करें। तो वहाँ पर आकर बच्चे प्रॉब्लम में अटक जाते हैं कि उनको रास्ता नहीं पता चलता। बड़ी दुख की बात है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर बच्चा एक ऑनलाइन की शॉप खोल कर बैठा है, तो क्या उसने इंजीनियरिंग इसके लिए करी?
तो वहाँ से हमने इस कैरियर गाइडेंस का और एडमिशन गाइडेंस का, ये हमारे 2 प्रोग्राम हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा कैरियर काउंसलिंग का, कि 10th के बाद बच्चों को कैसे हम करें गाइड, कि 10th के बाद बच्चे सब्जेक्ट चूज कैसे करें। वहाँ पर भी एक रैट रेस है, पेड़ चाल है बिल्कुल, कि हमारे पड़ोस का लड़का, उसने नॉन मेडिकल चूज करा था, अब उसने इंजीनियरिंग करी थी, आज वो बहुत अच्छा सेटल है, तो क्या हम भी, हमारा बच्चा भी सेटल हो जाएगा? पर ये कभी भी नहीं होता, 5 उंगली एक जैसे नहीं होती। तो जो कैपेबिलिटीज आपके पड़ोस के बच्चे में है, वो आपके बच्चे में जरूरी नहीं है कि वो कैपेबिलिटीज हो भी सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, पर अगर ना हुई तो क्या करो, तो क्या करें, ये क्वेश्चन। बिल्कुल सहमत हूं मैं। सो अगला क्वेश्चन है कि 10th के बाद बच्चे कैसे अपना करियर सिलेक्ट करें, या पेरेंट्स को कैसे अपना बच्चे के लिए करियर सिलेक्ट करें? सर उसके लिए 2-3 चीजें हैं। पहला है कि अकेला करियर चूज करना काफी नहीं है। करियर के साथ साथ बच्चे को जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज कैसे गेन करनी है, वो चीजें भी बच्चे को आनी चाहिए। वो बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा होऊंगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो, हम अक्सर ही कह देते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पर मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि अगर आप किसी गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका काम करने का स्टाइल गलत है, तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे? तो गलत कामों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको गाइडेंस की कमी है, आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो जितना ज्यादा आप उस रास्ते पर चलोगे, उतना आप अपनी मंजिल से दूर होते जाओगे। तो पहली बात तो ट्रैक का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरी बात है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं बच्चों को ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन हम बच्चों से बात करते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ तो कि ये आप ये कोट छोड़ दो कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसको अगर आप चूज करो कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपके काम में गलती नहीं है, तभी आप परफेक्ट बनोगे। या राइट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। हाँ, आई एम नॉट रॉन्ग। राइट एंड परफेक्ट दे आर वन एंड सेम। राइट प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम आती है कि पहली है कि रास्ता पता होना, रास्ते के ऊपर चलना कैसे है। देखो, कैरियर्स अनलिमिटेड कैरियर्स हैं, आप जो मर्जी कैरियर चूज करो। उसके अलावा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप उसको काम करते कैसे, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी कंपनी क्या है, वो चीजों आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालती है वो चीजें। सही। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए करियर सिलेक्ट करना हो आफ्टर 10th, तो आप कैसे चूज करेंगे और क्या करेंगे? देखो, जहां तक सवाल है क्या का, तो मैं किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी कैरियर को गलत नहीं मानता। उसके लिए जो रास्ता है वो यही है कि हमें बच्चे की कैपेबिलिटीज देखनी होती है, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज हमें देखनी होती है, बच्चे का इंटरेस्ट देखना होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी देखनी होती है। अब देखो, जब से 3 इडियट मूवी आई है, ड्यूरिंग काउंसलिंग में बच्चों से पूछता हूँ कि 3 इडियट मूवी का क्या मैसेज है, तो बच्चे का एक ही मैसेज, जो बच्चों का आंसर होता है वो एक ही है कि इस मूवी का मैसेज है कि सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करो। बट ये उसका मैसेज नहीं है। मैसेज जो मूवी का होता है कभी भी इन बिटवीन नहीं आता, वो एंड में निकलता है मैसेज। तो एंड में क्या होता है कि आमिर खान रणछोड़ दास चांचड़, जिसके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं होता, उसने
टेक्निकल स्कूल बनाया होता है, वहां पर बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं बिल्कुल। और उसके नाम पर 400 पेटेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मार्क्स ने काम करा? क्या मार्क्स ने काम करा? नहीं करा। नहीं करा। क्या सर्टिफिकेट ने काम करा? नहीं करा। काम किसने करा? नॉलेज ने करा या काबिलियत भी कह सकते हैं। हाँ। तो वो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो इंटरेस्ट, जिस वे से इंटरेस्ट बच्चे बोलते हैं, देखो वो इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट को मेजर करने का तरीका नहीं है। इंटरेस्ट वो एक इन्फ्लुएंस है। अगर आप किसी एडवोकेट के पास बैठोगे, आप देखोगे कि एडवोकेट के, एक बड़ा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर 10, 15, 20 छोटे लॉयर्स बैठे होते हैं, वो उसको असिस्ट करते हैं। उनके नीचे टाइपिंग वाले बैठे होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी टीम होती है। अगर हम 10 दिन उसके पास बच्चा जाएगा, देखेगा भी इसकी तो बड़ी ठाट बाट है, तो बच्चा कहेगा मैंने भी एडवोकेट बनना है। तो क्या उसका इंटरेस्ट है? नहीं, ये उसका इंटरेस्ट नहीं है, ये उसकी इन्फ्लुएंस है, वो उसके प्रभाव के अंदर आ गया। अगर वो किसी कंप्यूटर इंजीनियर को कोडिंग उसने करी और देखा कि कंप्यूटर पर वाह ऐसे तो गेम बन गई, थोड़े दिन उसके पास रहा, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे, तो उसने इन्फ्लुएंस हो गया। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है तो आपको, आपका जो माइंड है लॉजिकल माइंड होना चाहिए, आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। तो अगर बच्चा उसके प्रभाव के अंदर आकर, किसी कंप्यूटर इंजीनियर के प्रभाव के अंदर आकर उसने सब्जेक्ट तो चूज कर लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन उसका मैथ्स वीक है, उसका लॉजिक्स वीक है, तो क्या वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छे से कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट, जिसको बच्चे इंटरेस्ट बोलते हैं, ये एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है। कैपेबिलिटीज हैं कि बच्चा कर क्या सकता है, बच्चा कर क्या सकता है, उसके लिए, इसके लिए बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। हमारी टीम में मेंबर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों के साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो वो बच्चे की एबिलिटीज के बारे में उनके डिटेल में जब रिपोर्ट आती है, तो वो सारा उनके बेसिस पर बच्चे के सब्जेक्ट बताते हैं कि आप इसको, ये सब्जेक्ट इस पे आप चूज करो, ये ना करो। ऐसे इंटरेस्ट में आ जाता है। इंटरेस्ट का भी टेस्ट है। इंटरेस्ट के आगे 3-4 तरह के इंटरेस्ट निकलते हैं, उनके बेसिस पर हम आगे जॉब का डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इस लाइन में जॉब करनी चाहिए। तो ये बेसिकली चूज करने का जो एग्जैक्ट वे है, वो बच्चे के माइंड को स्टडी करना है, वो बच्चे के माइंड को स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद की रिपोर्ट के बेसिस पर बच्चे की कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट को चेक करते हुए हमें कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ये सब्जेक्ट इसके लिए बेस्ट रहेंगे। सेकंड थिंग मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर शाहरुख खान सचिन तेंदुलकर बनना चाहता तो नहीं बन पाता, और सचिन तेंदुलकर अगर शाहरुख खान बनना चाहता उसकी मूवीज देख के, तो वो शाहरुख खान नहीं बन पाता। तो इट डिपेंड्स कि कैसा हम क्या चूज करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चों ने आपसे जनरल काउंसलिंग सेशन ले लिया, तो उसको आप फर्दर क्या गाइडेंस करते हैं? देखो सर, मैंने पहले भी इसी टॉपिक पर बताया है कि जब कोई जहाज डूबता है समुद्र में, तो वो एक छोटे से छेद की वजह से नहीं डूबता। उसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं कि वो जहाज क्यों डूबा। कोई भी बड़ी चीज, कोई बड़ी मिस हैपनिंग होती है तो वो एक छोटे कारण से नहीं होती, उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। सिमिलरली अगर कोई सचिन तेंदुलकर आज वर्ल्ड का फेमस बैट्समैन बना, तो क्यों बना? एक वजह नहीं है, उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं कि वो क्यों बना। तो अगर आपने
बच्चे ने सक्सेसफुल होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसको मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। हर फील्ड में उसको बेटर होना पड़ेगा। तो उसके लिए पहली चीज तो ये आती है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक जनरल जो सक्सेस की डेफिनेशन है, बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि 99% बच्चों का यही होता है कि पैसा तो देखो सक्सेस की कैटेगरी में नहीं आता। तो अब सक्सेस कहते किसे हैं? बच्चों को तो पहले इस चीज के बारे में मतलब उनको पता हो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, इस चीज के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। एक जिससे बच्चों को कंटेंटमेंट आती है। अगर वो पैसे के पीछे दौड़ेंगे या एक गलत डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो कंटेंटमेंट नहीं आएगी, बच्चा फेडअप हो जाता है। तो बेटर है कि उसको क्लियर करो कि पैसा हमारा गोल नहीं है। पैसा नो डाउट लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होती। तो कंटेंटमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बच्चों को बताना, उनको पता हो कि ये मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आ जाता है कि हमें सक्सेस अचीव कैसे करनी है। सक्सेस अचीव कर ली, हमने गोल्स बना लिए। अब देखो गोल्स भी 3 तरह के गोल्स बन जाते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है। तो उन गोल्स को अचीव कैसे करना है? गोल्स बनाने आसान है, अचीव करने मुश्किल है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। ब्रेट हॉग एक नया ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था। सचिन तेंदुलकर बैटिंग साइड में थे और ब्रेट हॉग बॉलिंग कर रहा था। तो ब्रेट हॉग ने सचिन को बॉल कर दिया, क्लीन बॉल। तो मैच खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद एक स्नैप के ऊपर या एक बॉल, उसी बॉल के ऊपर वो सचिन तेंदुलकर से ऑटोग्राफ लेने पहुंच गया कि आप इसको मेरे को ऑटोग्राफ दो कि इस बॉल से आप आउट हुए। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिख दिया, इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। देखो एक लाइन, इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ, लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसको पूरा करना। और उसके बाद जितने भी मैच हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, उनमें सचिन तेंदुलकर और ब्रेट हॉग का आमना सामना हुआ है, लेकिन सचिन ने कभी भी उसकी बॉल पर आउट नहीं। तो इसके ऊपर, इसके पीछे क्या है? कंटेंटमेंट है उसकी अपने जो कमिटमेंट, हाँ कंटेंटमेंट नहीं कमिटमेंट, उसकी कमिटमेंट है कि मैंने कल ब्रेट हॉग के मैच है मेरा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ब्रेट हॉग बॉलिंग करेगा, तो मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वहां पर सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस नहीं करी, वहां पर उन्होंने परफेक्ट प्रैक्टिस करी। वहां पर उन्होंने परफेक्ट प्रैक्टिस करी, अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। तो इन चीजों को कैसे बच्चा अडॉप्ट करे? कंसंट्रेशन उस बच्चे की क्यों बिगड़ती है? कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? बच्चे का कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? पेरेंट्स की अक्सर ही कंप्लेंट रहती है हमारे पास कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते, कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, सेशन में बताते हैं बच्चों को। तो देन आ जाता है गोल्स अचीव कैसे करने हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में डिटेल में बताया जाता है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें एक्सप्लेन होती है। ठीक है, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, सो बच्चों को साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसके बारे में आपने बताया, किस एज ग्रुप में या किस क्लास में लेना चाहिए? देखो इसके ना जो क्वेश्चन है ये नहीं है कि वो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। एक बच्चे की उसकी माइंड की कंडीशंस को बाहर निकालना होता है।
तो इसके लिए बच्चे का एक लेवल पर होना जरूरी है। बिल्कुल छोटा बच्चा उसके जो आंसर हैं वो प्रॉपर दे नहीं पाएगा। हाँ। तो जो मेरा पर्सनली जो मानना है कि बच्चे को 9th क्लास के मिड के बाद 10th तक बच्चे को साइकोमेट्रिक टेस्ट लेने चाहिए, क्योंकि 10th के बाद तो बच्चे ने वैसे ही अपनी लाइन चेंज करनी होती है। कई बच्चे आते हैं वो +2 के बाद भी करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो भी बच्चा करते हैं, टेस्ट लेते हैं। इवन बहुत से बच्चे आते हैं जो किसी एक प्रोफेशनल कोर्सेज में चले गए, वहाँ पर आगे बढ़ नहीं पाते, वो कहते हैं कि अब हमें आई थिंक हमने गलत लाइन पकड़ ली, तो अब क्या करें। तो उस केस में भी बच्चे आते हैं। तो मैक्सिमम क्या एज है वो तो कोई भी आ सकता है, लेकिन बच्चे ने जो स्टार्ट करना है वो मिड ऑफ 9th क्लास, मतलब ठीक है, 9th के बीच में हम कर देते हैं बच्चों को टेस्ट। सो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन हुई होगी बच्चों के करियर सिलेक्शन के बारे में। सो मैं इसको थोड़ा बहुत इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि गलत रास्ते पर तेज चलने की बजाय सही रास्ते पर अगर हम धीरे धीरे भी चलते रहें तो भी हम मंजिल को पहुंच पाते हैं। हम जैसे कि एक स्टेशन पर अगर हम एक गलत गाड़ी हमने पकड़ ली तो हजारों मीलों का डिफरेंस आ जाता है। सो इसी को लेकर मैं आज के लिए आपसे विदा मांगूंगा। सो इसी टॉपिक्स को लेकर अगर आप फर्दर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।